अमीरों का कर्जा इसलिए माफ हो जाता है क्योंकि अमीर लोग संगठित हैं, अमीर लोग इकट्ठे हैं, उनकी जानकारी सरकार को होती है। बहुत सारी संस्थाएं हैं उनकी जो उनके लिए काम कर रही होती हैं और उनकी जानकारी सरकार तक भेज रही होती है। आम इंसान की जानकारी सरकार तक होती है। अब कच्छ में कोई बच्चा परेशान है कर्जे के कारण, जैसे भाई ने बताया ना उसका परिवार की दिक्कत थी, परेशानी थी। अगर कोई कच्छ में या अहमदाबाद में परेशान है तो मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को सपना आएगा क्या? उस तक तो जानकारी भेजनी पड़ेगी ना भाई। जानकारी कैसे भेजे? दो तरीके, या तो तुम अकेले अकेले अपनी जानकारी भेजो या फिर इकट्ठे होकर के भेजिए। अकेले अकेले में हमारे एक व्यक्ति गया अभी मुख्यमंत्री के पास, गुजरात के मुख्यमंत्री के पास, उसने बताया कि मैं कर्जे के कारण परेशान हूँ। उसने कहा तू अकेला परेशान है, तेरी हम कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकते। उसने नहीं, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग परेशान है। कह रहे कहाँ है वो लोग? जो लोग परेशान है वो सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे? जो लोग परेशान है वो मुख्यमंत्री के पास, एमएलए एमपी के पास क्यों नहीं जा रहे? जो लोग परेशान है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे? बात सही भी है। एक आदमी की बात कोई क्यों सुनेगा? जब लोग इकट्ठे होंगे तो बात सुनी जाएगी। तो हमने तय किया कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनकी बात सरकार तक पहुंचाए। और कहीं पर भी अगर 100, 200, 500 लोग इकट्ठे होते हैं तो शायद सरकार पर दबाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ये 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, सरकार के काम खड़े हो जाते हैं साथ। और अभी हमारे साथ गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा परिवार जुड़े हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कम से कम उन्हें तो इकट्ठा किया जाए। और लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे इसको भी समझो। मैं उन्हें लोगों को बुरा नहीं कहता, मुझे भी मालूम है उनकी जेन्युइन समस्या है। कैसे? कई व्यापारी 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ का कर्जा है, पूरी तरह मतलब सर तक पूरा कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है। गाड़ी लोन पर, घर लोन पर, बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड से पैसा ले रखा है, प्राइवेट फाइनेंसर से ले रखा है, मार्केट से उठा रखा है, बिजनेस लोन ले रखा है, हर तरह का लोन है उसके ऊपर। लेकिन इसके बाद भी वो बाहर नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि थोड़ा बहुत जो काम धंधा उसका चल पा रहा है, लोगों को पता नहीं है भी उसके ऊपर इतना कर्जा है। उसको ये मालूम है अगर लोगों को पता चल गया मैं इतनी बुरी तरह कर्जे की दलदल में फंसा हूं तो मेरा काम धंधा जो थोड़ा बहुत चल रहा वही बंद हो जाएगा। तो उनकी मजबूरी जेन्युइन है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब बाहर निकले, नहीं आ सकते, अपने परिवार के लोगों को भेज दें, अपने स्टाफ को भेज दें, अपने लोगों को जो उनके साथ काम करने वाले उनको भेज दें। ये बड़ा आदमी नहीं आ सकता लेकिन उसके स्टाफ के लोग तो आ सकते हैं, उन्हें भेज दें। हमारी कोशिश ये है कि 31 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन बनना चाहिए, ना केवल गुजरात के लिए, पूरे देश के लिए। और आप सब वॉलंटियर, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचाइए कि हमारा पहला उद्देश्य है लोगों को आत्महत्या करने से रोकना है और दूसरा उद्देश्य है सरकारों पर दबाव बनाना है ताकि सरकार हमारी बात सुने। जैसे अमीरों का कर्जा माफ होता है, जैसे राजेश्वर जी ने कहा शुरुआत में, कोई नियम होगा ना, उनका लोन राइट ऑफ किया जा रहा है, अंडर राइट किया जा रहा है, उनको हेयर कट दिया जा रहा है, उन्हें समय दिया जा रहा है, कोई तो नियम होगा। वही नियम आम इंसान के लिए क्यों लागू नहीं होता? एक देश में 2 कानून क्यों चल रहे हैं भाई? अगर आप अमीरों का कर्जा माफ करते हो, उन्हें समय देते हो, उनका लोन कम करते हो, उनका राइट ऑफ अंडर राइट हेयर कट दिया जाता है, यही फैसिलिटी आम व्यापारी को, आम नौकरी करने वालों को मिलनी चाहिए। यही हमारी मांग। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये मांग जायज है या गलत है? सही है, सही मांग है ना? सरकार कह रही है ये मांग गलत है, अब हम क्या कर सकते हैं? वही सरकार के सामने बैठ जाएंगे। तो इसीलिए हमने तय किया कि लोगों को बुलाया जाए। लेकिन जब तक हम लोगों की समस्या नहीं कर सकते, हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आप में से जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप में जैसे भाई ने कहा मैं पर्सनली भी रिप्लाई करता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ और मैसेज पे ग्रुप में भी गाइड करता हूँ। बेहतर ये होगा जिस व्यक्ति को पर्सनली गाइड करो उसको भी ग्रुप में ही गाइड करो। कारण ये बहुत सारे लोग, ग्रुप में मानो 1000 लोग हैं, 1000 में से हो सकता है 100 को समस्या वो लेकर आओ, 99 बोली नहीं, क्यों? लोगों को बोलना भी नहीं आता। सही बात। आपको लोगों की समस्या समझनी पड़ेगी, वो जनता है, आम जनता को अपनी बात रखनी भी नहीं आती। जब वो कह रहा है ना ग्रुप में, अरे तुम मेरी मदद नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, वो हमें नहीं कह रहा, वो फ्रस्ट्रेटेड है बेचारा। उसे रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, उसे बैंक वाला परेशान कर रहा है, उसके सामने दिख रहा है उसे उसका घर, उसकी गाड़ी छीनने जा रही है, मानसिक तनाव। तो गुस्सा किसे दिखाएगा? वो हमें तो दिखाएगा। झेल लो, कोई बात नहीं। हमें कोई बुरा कहता है तो सुन लेते, कोई बात नहीं, बोल ले। हमें भी पता है कि वो हम पर गुस्सा नहीं है, वो सिस्टम पे गुस्सा है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसको एहसास कराना है कि तू जैसे हमसे सवाल कर रहा है ऐसे तू सरकार से भी सवाल कर। फेसबुक पर लिख, यूट्यूब पर वीडियो बना, जैसे भाई ने कहा मैं पॉडकास्ट करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, जब 10 लोग सुनेंगे, 10 लोग तो जानकारी पहुंची। जो लोग कहते हैं मुझे तो 100 लोग सुनते हैं, अरे 100 कम होते हैं क्या? 100 लोगों तक अगर आपकी जानकारी पहुंच जाए,
100 लोग आपकी वीडियो को, आपकी रील को सुन लें तो इसका मतलब समझिए 100 लोगों के तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंची। उन 100 में से अगर 10 को भी कुछ फायदा हो गया, एक ने भी कुछ बदलाव कर दिया, तो कितनी बड़ी क्रांति खड़ी हो जाएगी। कोई क्रांति में भारत की देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय पर देश की आबादी लगभग 33 करोड़ थी। सारे 33 करोड़ आजादी लड़ाई लड़ रहे थे, मुश्किल से 1% लोग ही लड़ रहे थे। तो क्रांति तो 1% लोग ही करते हैं, लेकिन वो 1% कितना, 33 करोड़ का 33 लाख हो गया। 33 लाख लोग जब उतरे तो अंग्रेजों को भागना पड़ गया। अगर देश में, मेरा अंदाजा यह है, कम से कम 50 करोड़ लोग कर्जे कारण परेशान है, हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में। अगर उसका 1% सिर्फ 50 लाख लोग भी सड़कों पर उतरा है ना, तो सरकारों को हमारी बात माननी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सरकार का किया धरा है, सरकार ही जिम्मेदार है। नोटबंदी के लिए सरकार जिम्मेदार, जीएसटी के लिए सरकार जिम्मेदार, लॉकडाउन के लिए सरकार जिम्मेदार, महंगाई कम नहीं कर पा रही सरकार जिम्मेदार, रोजगार नहीं दे पा रही सरकार जिम्मेदार। ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की। सरकार पल्ला झाड़ रही है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? शांतिपूर्ण तरीके से, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, कोई गाली गलौज नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पहुंचानी। और अगर सरकार के लोग आपसे बात करना चाहें, बुलाना चाहें, तो जाइए, आपकी जानकारी सरकार तक भी भेजेंगे। हम सारे एमपीज को बुला रहे हैं, सारे एमएलएस को बुला रहे हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी, वर्तमान मुख्यमंत्री को भी, सबको इनवाइट कर रहे हैं गुजरात के। जो आना चाहे रिवर फ्रंट मैदान आ जाए, वल्लभ सदन 31 अक्टूबर को रिवर फ्रंट मैदान में जाकर देख ले कितने लोग गुजरात के परेशान। और मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर, राजेश्वर जी पर कर्जा नहीं है, नीरज जी पर कर्जा नहीं है, बाकी टीम के साथियों पर कर्जा नहीं है। हम तो जनता की लड़ाई कर, और अगर हम बंद करना चाहें, 1 मिनट लगेगा साहब बंद करने, लेकिन उस बंद कर देने के बाद ना जाने कितने लोग फिर से आत्महत्या करना शुरू कर देंगे। हमने बीच में कुछ समय तक अभियान नहीं चलाया था, तो आत्महत्याओं की संख्या बढ़ी। जब मैं गुजरात दोबारा आया, लोगों ने इनवाइट किया मुझे, मैं नहीं आया, गुजरात के लोगों ने बुलाया कि साहब यहाँ आओ, यहाँ पर सूरत में, राजकोट में, अहमदाबाद में ना जाने कितने व्यापारी हैं जो मरने की कगार पर, और हर दिन हमारी टीम लोगों को मरने से बचा रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मदद की। कई लोग जब ग्रुप में लिख रहे होते हैं कि मैं गलत कदम उठाऊंगा, तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं कर रहे हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे ना। क्या होता है जब नेगेटिविटी आती है दिमाग में, जब रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, घर में कमाई नहीं है, बच्चों को देख रहा होता है कि बहुत मुश्किल से जीवन बसर कर रहे हैं, तो उसके मन में नेगेटिविटी आ जाती है। उस समय पर वो सहारा दे देंगे, बस वो मसीहा हो जाता है। और हमें कोई मसीहा बनने का भी शौक नहीं है। हमारा उद्देश्य है अगर किसी का जीवन बचाया जा सकता है, जीवन बचाया जाए, सरकार से उन्हें मदद दिलवाई जाए। और अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट मत करना कि हम पैसा दे देंगे, हम कोई और मदद कर देंगे, वो हम नहीं कर सकते भाई। करोड़ों लोग हैं, कितनों की मदद करें, कितनों को पैसा देंगे भाई? 2-4 की मदद करनी हो तो कर दें, करोड़ों की मदद तो नहीं हो सकती। तो हमें करना क्या है? हमें सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, लोगों तक अपनी बात भी पहुंचानी है और लोगों को बताना भी है कि समस्या आपकी अकेले की समस्या नहीं। अभी क्या लग रहा है जो व्यक्ति कर्जे के कारण परेशान है, उसे लग रहा है मेरी दिक्कत है, सबका बढ़िया चल रहा है, किसी का भी बढ़िया नहीं चल रहा। ये जो तुम देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिसमें फ्लैट में लोग रह रहे हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये सब कर्जे में है। उनकी घर लोन पर है, उनकी गाड़ी लोन पर है, उनका एजुकेशन लोन चल रहा है बच्चों का, उनके पास 2-2, 3-3, 4-4 क्रेडिट कार्ड है, उसका लोन चल रहा है, उनके पास पर्सनल लोन चल रहा है। वो कोई खुश नहीं है, बस जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं। भाई मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पर, अपने पेज पर, उसमें एक व्यक्ति ने बताया था कि हाई राइज बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो क्या है, सब कुछ कर्जे पर है। हम तो ऐसी जाल में फंस गए हैं कि 5 लाख रुपए महीना सैलरी है और 5.5 लाख रुपए कर्जा है। हर महीने 5.5 लाख की तो किस्त जा रही है, तो कहाँ से दे? फिर क्या करे? क्रेडिट कार्ड से ले लेगा, पर्सनल लोन ले लेगा, क्योंकि घर का ही 1.5-2 लाख का EMI जा रहा है, 2-2.5 करोड़ का घर ले रखा है, तो वो भी दिखाना जरूरी, बड़ी गाड़ी भी चाहिए। तो तुम्हें ये मत समझना कि जो लोग हैं बड़े बड़े अच्छी बिल्डिंगों में रह रहे हैं ये कर्जे नहीं है, सब कर्जे फंसे हैं। बोल ले रहे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बोलेंगे। अब आने लगे ना, अभी आए ना हमारे पास कितना 100 करोड़ का भी ऊपर का 127 करोड़ के लोन वाले भी लोग आ रहे हैं, आना ही पड़ेगा। और उन बड़े व्यापारियों से, उन जिनके ऊपर बड़े लोन है, 100-200 करोड़ के लोन है, उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं आज भी समय है, अभी बाहर निकल आइए, बोलना शुरू करिए। अगर लग रहा है आपको कि सबके सामने नहीं आ सकते, आपकी इज्जत है, मैं मानता हूं, पर्सनली आके मिल लो यार, अहमदाबाद में ऑफिस है, यहाँ करके मिल लो, राजेश्वर जी का नंबर मिल जाएगा, टीम के नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उनकी एक इमेज है, उनकी एक इज्जत है, समाज में एक रुतबा है, वो नहीं आ सकते पब्लिकली, मत आओ पब्लिकली, पर्सनली मिल लो।
क्यों? क्योंकि कल जब घर चला जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, जब व्यापार पर कब्जा बैंक कर लेगा, तब भी तो सबको पता चल जाएगा ना। तो क्यों उस मनोज दिन का इंतजार करना है यार? और जैसे किसी भाई ने कहा कि भाई जो अनसिक्योर्ड लोन है उसके बारे में तो बहुत वीडियोस रील है, सिक्योर्ड लोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। असल में सिक्योर्ड लोन में व्यक्ति के हाथ में कुछ होता ही नहीं। कड़वी बात बता रहा हूं सर, सरफेसी एक्ट पता है ना? सरफेसी एक्ट नहीं, मैं इसे सर फांसी एक्ट बोलता हूँ। ये फांसी का एक्ट है। और अगर लोगों को पता चल जाए कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना या लोन पर घर लेना कितना बड़ा पाप है, तो बिल्कुल नहीं लेंगे वो। पता है नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि आपने जब गाड़ी पर या घर पर या किसी चीज पर भी सिक्योर लोन लिया किसी एसेट के बदले में, तो सिक्योर लोन का मतलब है आपने वो चीज अब उसको बैंक को जब्ती कर दी। मॉर्गेज का मतलब जब्ती होता है। आप खुद ही लिख रहे हो, मैंने अपना घर, मैंने अपना दफ्तर, मैंने बैंक को जब्ती कर दिया। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब ये है। जब तुमने पहले ही दे रखा है और उसमें कौन सा नियम लागू होगा? बैंक तो इंतजार कर रहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट तुम्हारी बाउंस हो और 13/2 का नोटिस लगे, 1-2 महीने का समय मिले 60 दिन का, फिर 13/4 का नोटिस लगे और फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए। और लोग कहते हैं लोग बैंक उसमें सेटलमेंट नहीं करता। क्यों करेगा सेटलमेंट? आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, लोन ले रखा है आपने उसमें 50 लाख का, तो बैंक के पास तो 50 लाख का सामान पहले एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। बैंक क्यों सेटलमेंट करेगा? बैंक तो चाहेगा कि तुम डूब जाओ, ताकि बैंक को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, 50 लाख लोन पे 70 लाख में बेच देगा, बैंक को 20 लाख का फायदा हो गया। और वो 20 लाख तुम्हें नहीं देगा एक्स्ट्रा, वो पेनल्टी में, सरचार्ज में, इंटरेस्ट में इसमें काट लेगा। तो बैंक आप पहले नियम नहीं समझते ना। जब पहले तो लोन लेते समय साइन करते चले जाते हो, पूछते नहीं 50 पेपर पे 50 पेज पे साइन क्यों करा रहा भाई? लोन लेना है सीधा, एक लाइन में भाई लिखा हो कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, आपने इतना वापस करना है, एक लाइन का काम है। इसके लिए 50 पेज क्यों काले करा रहा है? बैंक लिखवा रहा है उसमें कि तुम्हारी प्रॉपर्टी बैंक के पास रहेगी, बैंक जब चाहे बेच सकता है, तुम्हारी अगर 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस होंगी तो ये होगा। बैंक सारे नियम लिख देता है, बताता नहीं तुम्हें। और बैंक वाले जो मुझसे नाराज है ना, इसीलिए नाराज है, वो कहते हैं आप क्यों बता रहे हो? हम तो बताते नहीं। अच्छा तुम भी मत बताओ और हम भी ना बताएं। इंग्लिश में लिखता है हाँ, गुजराती को, जिसको गुजराती भी अच्छी तरह से पढ़नी नहीं आती, उसको इंग्लिश में नियम बता के दे रहा है। इंग्लिश में सब साइन नहीं करा रहा, अंगूठा लगा रहा है। अबे जो अंगूठा लगा रहा है वो नियम कैसे पढ़ेगा? अच्छा उस समय क्या होता है, बंदे को पैसा चाहिए होता है, बंदा सोचता है जो भी लिखा है ठीक है ना, पैसा दे। उसे नहीं पता होता है पैसे के उस पे साइन नहीं कर रहा, ये तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी सब साइन कर रहे हो। ऐसे गारंटर एक्ट है, लोग गारंटर बन जाते हैं। गारंटर का मतलब नहीं पता होता। गारंटर का मतलब पता है क्या है? एज पर दी गारंटर एक्ट, गारंटर का नियम कहता है कि अगर मान लीजिए मैंने आपकी गारंटी ली, तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर आप लोन नहीं भरेंगे तो मैं भर दूंगा। ये है गारंटर का मतलब। बाद में जब गारंटर का नोटिस आता है, तब गारंटर आके हमें बोलता है साहब वो मुझसे पैसा मांग रहे, मैंने तो लिया नहीं। तूने गारंटी ली थी ना। अगर ये नियम बता दिया जाए तो कोई किसी गारंटी लेगा क्या? नहीं लेगा। लेकिन बताते नहीं, बैंक कहता नहीं बस गारंटर मतलब कोई जान पहचान का चाहिए बंदा आपका, जो आपके बारे में थोड़ा सा बोल दे क्या मैं जानता हूँ बस। और गारंटर के साइन करा लेते हैं, गारंटर का नाम लिखवा देते हैं, हो गया काम। यानी अब आप भी उसके ऊपर एक तरह से देनदारी आपके ऊपर आ जाएगी। और आई है बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए फंसे हुए कि उन्होंने किसी गारंटी ली। गारंटर एक्ट में ये भी प्रावधान है कि अगर गारंटर बन गए हो तो अपना नाम हटवा भी सकते हो, बैंक को भी नहीं बताता। मान लो मैंने आपकी गारंटी ली, मुझे आज पता चलेगा गारंटर ने आपको, मैंने बोला भाई मैं अपना नाम हटवाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेरी जगह कोई दूसरा गारंटर देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप मानोगे नहीं, बैंक नियम बताएगा नहीं, बैंक के बाद जाओगे बैंक का नहीं कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है, लोगों से बोलो भाई बैंक से कोई भी बात करनी है रिटर्न में करें। मैंने कहा ना मेल करा, ठीक है मेल का फॉर्मेट ठीक नहीं था लेकिन मेल करा ना, जवाब आया। बैंक से जो भी बात करनी है रिटर्न में करनी है और आपके पास उसकी एक कॉपी भी रहनी चाहिए। मेल करते हैं तो मेल की कॉपी तो रहती ही है, अगर आप लेटर भेजते हो तो उसकी भी प्रूफ रखो अपने पास, ताकि कल को जब बैंक कोर्ट जाएगा तो तुम्हारे पास प्रूफ होगा कि मैंने बैंक को अपनी स्थिति बताई। और अनसिक्योर्ड लोन पे तो सेटलमेंट हो जाता है क्योंकि बैंक को पता है कि डूब सकता है। सिक्योर्ड लोन में क्योंकि बैंक के पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, दफ्तर है, फैक्ट्री है और सामान रखा हुआ है, तो बैंक जल्दी सेटलमेंट नहीं करता। बट फिर भी उसमें क्या किया जा सकता है? अगर मान लो अकाउंट एनपीए हो गया,
एनपीए का मतलब होता है 3 इंस्टॉलमेंट अगर आपने नहीं भरी लगातार तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर आप वो तीनों भर दो इकट्ठी तो आप उसको पीए भी करा सकते हो, यानी परफॉर्मिंग एसेट रेगुलर करा सकते हो, उसको रेगुलर कराना बोलते हैं। बैंक ये ऑप्शन भी नहीं देता। पहली बात, कोशिश करो 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस मत होने देना। तुम भी ये समझाना कि भाई अगर तेरा कोई सिक्योर लोन है तो 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं होनी चाहिए। 2 होगी तो सरफेस एक्ट लागू नहीं होता, 1 होती है तो सरफेस एक्ट लागू नहीं होता। अच्छा मान लो फिर भी बिल्कुल पैसे नहीं है तो बैंक से रिटर्न में बात करना शुरू करो। सिक्योर लोन के बारे में बता रहा हूं, बैंक से रिटर्न में बात करो, लेटर दे करके कि भाई मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर करो। ये रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? रीस्ट्रक्चरिंग में 2 ऑप्शन होती है, या तो आप ईएमआई का अमाउंट बढ़वा सकते हो, ड्यूरेशन कम करा सकते हो, या ईएमआई को कम करा के ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो। मान लो आपका 5 साल लोन रह गया अभी और आपकी किस्त जा रही 50,000, आपको लग रहा है मैं 25,000 पे कर सकता हूँ, तो आप बैंक को बोलो मेरा 5 साल का 10 साल कर दे, भले लेकिन इसको 25,000 कर दे। मानेगा नहीं बैंक, क्योंकि बैंक कहता है ऐसा नहीं है, नहीं है, बट आरबीआई का नियम है 2 बार आप अपने लाइफ में अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हो। मान लो जब लोन लिया था तो जॉब अच्छी थी, सैलरी ज्यादा थी, खर्चे कम थे, कमाई ज्यादा थी, आज महंगाई बढ़ गई, सैलरी नहीं बढ़ी,